Hello everyone. So today we are going to discuss the concept of coding and decoding. Now this is a chapter which comes under your logical reasoning and it is a very important chapter because coding decoding के जो questions हैं वो आपके हर aptitude related exams में आते ही आते हैं. Okay. Now before we begin with the chapter, I want to tell you a very interesting story which many people don't know. So during the World War II, the main reason why the Germans were not getting defeated was because उनके पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म था अपने मैसेजेस को कोड और डिकोड करने का, और वो अपनी इस कोडिंग डिकोडिंग मशीन को ये एनिग्मा कहते थे. डॉक्टर एलन ट्यूरिंग ने ये एनिग्मा मशीन का कोड जो है वो डिसाइफर किया था, जिससे जो एलाइड फोर्सेस थी उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 को जो है जीता था. एंड काफ़ी समय तक तो जर्मन्स को पता भी नहीं चला था कि उनकी जो मशीन है वो डिकोड कर दी गई थी. एंड इस पर एक मूवी भी बनी है, द इमिटेशन गेम. सो यू कैन सर्च द मूवी एंड it's a good watch also. So what is basically coding and decoding? As the name suggests, आपके पास एक word है या आपके पास एक sentence है, आप उसको किसी तरीके से कोड करके और आप जो है उस मैसेज को हाइड करते हो. राइट नाउ आप उसको नंबर्स के रूप में हाइड कर सकते हो, आप उसको सिंबल्स के रूप में हाइड कर सकते हो, आप लेटर्स को जो है वो रीअरेंज करके आप हाइड कर सकते हो. लेकिन जो तरीका आपने जो हाइड करने के लिए उसमें लगाया हुआ है, अगर वो किसी और को पता चल जाता है तो वो आपके मैसेजेस को डिकोड कर लेता है. राइट. सो यहाँ पर एज यू कैन सी आई हैव मेंशन्ड आल्सो दैट ब्रॉडली देयर आर टू काइंड्स ऑफ कोडिंग. एक आपकी होती है लेटर कोडिंग और दूसरी आपकी जो होती है वो होती है नंबर कोडिंग. लेटर कोडिंग में जो अल्फ़ाबेट्स रहते हैं वो बेसिकली अल्फ़ाबेट में ही रिप्लेस किए जाते हैं, और जो नंबर कोडिंग होती है उसमें या तो जो आपके नंबर्स हैं वो अल्फ़ाबेट्स में आपको रिप्लेस करे जा सकते हैं, या अल्फ़ाबेट्स अगर आपको दिए गए हैं तो वो नंबर्स में कोड किए जा सकते हैं. ओके. एंड यू कैन सी ओवर हियर दैट देयर इज़ अ फिगर दैट इज़ गिवन. तो यहाँ पर A से लेकर Z तक आपके जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, आपके 26 अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर दिए गए हैं और उनकी प्लेस वैल्यूज़ भी दी गई हैं. नाउ दिस विल कम इन हैंडी जब आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस करोगे. तो या तो आप इसको मेमोराइज कर लीजिए या तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि A से लेकर M तक आपके 13 अल्फ़ाबेट्स हुए और फिर नेक्स्ट 13 जो होते हैं वो आपके N से लेकर Z तक रहते हैं. राइट. सो दिस फिगर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर बना हुआ है, और आपको कुछ एक जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यूज़ पता होनी चाहिए. जैसे आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर J बोला है तो J का मतलब 10 आ जाता है. ओके. या अगर मैं बोल रहा हूँ T तो T की प्लेस वैल्यू जो है वो 20 हो जाती है. आई होप यू अंडरस्टैंड बाय व्हाट डू आई मीन बाय अ प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू इज़ नथिंग बट द नंबर एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट. की H जो है वो 8th अल्फ़ाबेट है, J जो है वो 10th अल्फ़ाबेट है, लाइकवाइज Z जो है वो आपका लास्ट अल्फ़ाबेट है या 26th अल्फ़ाबेट है. ओके. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस अनलिमिटेड तरीके से फॉर्म किए जा सकते हैं. मतलब इसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि कोडिंग डिकोडिंग के क्या तरीके होते हैं. मैंने इसको ब्रॉडली आपको समझाने के लिए 5 टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोडिंग एंड डिकोडिंग के ये जो क्वेश्चंस हैं ये इन्हीं 5 टाइप्स में आएंगे. देयर कैन बी hundreds and hundreds of types of questions. Right. So let's move on to the first type of coding and decoding, ताकि आपको समझ में आ सके कि भाई what kind of questions do we encounter. तो पहला टाइप जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है that is nothing but the रीअरेंजमेंट मेथड. नाउ रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, आपको कोई एक वर्ड दिया है,
उस वर्ड के अल्फ़ाबेट्स को ही वो रीअरेंज कर देते हैं और उससे कोड बना देते हैं, राइट। सो this has been mentioned also that in this category of questions a word is coded by simply changing the order of letters of the word। तो आप पहला एग्जाम्पल देखिए। तो पहले एग्जाम्पल में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन अ कोड लैंग्वेज इफ ट्रेन्स इज कोडेड एज RTIASN, हाउ पिस्टल विल बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। ठीक, तो अब ये मैं कैसे पता करता हूँ कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये रीअरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है। सो एज यू कैन सी, जो आपको यहाँ पर ट्रेन्स दिया गया है और जो उसका कोड दिया गया है, आई हैव अंडरलाइंड ऑल्सो, उसका जो आपका पर्टिकुलर कोड दिया गया है RTIASN, आप देख सकते हो सबसे पहले तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं जो ट्रेन्स में हैं और जो कोड में है वो सेम है। और ना केवल आपके नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट सेम है, बट जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी क्या है, सेम है। सो द नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इज ऑल्सो सेम एंड वट एवर अल्फ़ाबेट्स यू आर हैविंग इन ट्रेन्स इट इज़ द सेम इन द कोड, राइट। नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली, तो ट्रेन्स को इन्होंने कैसे कोड किया हुआ है, इट इज़ समथिंग वेरी सिंपल, TRAINS, ट्रेन्स आपका वर्ड दिया गया है और उसका कोड यहाँ पर इन्होंने कर दिया है RTIASN, राइट। नाउ TR, you see this particular block, TR has been replaced by RT. Can you see this pattern here? So you need to recognize the pattern. और एक बार आप ये पैटर्न रिकग्निशन की टेक्निक आ जाएगी, देन बिलीव मी यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। तो TR जो है उन्होंने RT से रिप्लेस कर दिया कोड में। फिर AI, यू सी द नेक्स्ट ब्लॉक AI को उन्होंने किससे रिप्लेस कर दिया, IA से, और NS को उन्होंने रिप्लेस कर दिया SN से। सो कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, वो दो लेटर्स के पेयर बना रहे हैं और दो लेटर्स के पेयर में फिर उनको क्या कर दे रहे हैं, एक्सचेंज कर दे रहे हैं या स्वैप कर दे रहे हैं, राइट। तो पिस्टल को आप कैसे कोड करेंगे, वेरी सिंपल, PISTOL। तो पिस्टल जो है, पिस्टल को आप कैसे कोड करेंगे, आप यहाँ पर भी दो अल्फ़ाबेट्स के आप पेयर बना दीजिए और इन अल्फ़ाबेट्स को अब आप स्वैप कर दीजिए। तो कैसे आप स्वैप करेंगे, जैसे PI आपका दिया गया है तो PI आपका क्या हो जाएगा, IP, ST जो यहाँ पर है ST आपका हो जाएगा TS, और OL जो आपका है वो कितना हो जाएगा, LO। सो योर कोड बिकम्स IPTSLO। तो IPTSLO, सो आई विल मार्क D एज माई आंसर। कैन यू सी, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न कि किस पैटर्न से यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो रहा है। अब सेकेंड वाले को देखिए, द सेकेंड एग्जाम्पल, इन अ सर्टन कोड इंस्टीट्यूशन इज रिटन एज NOITUTITSNI, हाउ इज परफेक्शन रिटन इन दैट कोड। अब शुरू में जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि भाई ये कैसे इन्होंने रीअरेंज करके रखा हुआ है, बट इफ़ यू जस्ट ऑब्जर्व केयरफुली तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि इंस्टीट्यूशन को अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख दो तो वो ये बन जाता है, राइट। तो आप ये जो कोड दिया गया है इसको बस आप रिवर्स ऑर्डर में पढ़ के देखिए, रिवर्स ऑर्डर में पढ़ के देखिए। तो मैं पीछे से पढ़ रहा हूँ, INSTITUTION, तो इंस्टीट्यूशन की ही स्पेलिंग हो गई। तो बेसिकली उन्होंने क्या करा, इंस्टीट्यूशन जो वर्ड दिया गया है उसी को उन्होंने रिवर्स ऑर्डर में रीअरेंज कर दिया। तो सिमिलरली अगर परफेक्शन मेरे पास है तो परफेक्शन को भी आप रिवर्स ऑर्डर में प्लेस कर दीजिए। तो परफेक्शन को अगर आप रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे तो दैट वुड बी नथिंग बट NOITCEFREP, राइट। तो अब ऑप्शंस में आप देख लीजिए कि ऑप्शन में कौन से वर्ड को रिवर्स ऑर्डर में पढ़ने से आपके पास परफेक्शन वर्ड आ रहा है, राइट। तो परफेक्शन की स्पेलिंग जो है वो सही आ रही है और आप देखेंगे
कि यहाँ पर जो डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन बिकम्स योर आंसर, राइट। वाई? बिकॉज PERFECTION, तो डी ऑप्शन को अगर आप रिवर्स ऑर्डर में पढ़ रहे हैं तो परफेक्शन की जो है स्पेलिंग एब्सोल्युटली करेक्ट आ रही है, राइट। सो रीअरेंजमेंट आई होप आपको समझ में आया। तो रीअरेंजमेंट के आपके कोडिंग डिकोडिंग के जो सवाल हैं वो आई एम श्योर नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व. Now there is a second type as you can see on the screen. The second type is the direct coding and substitution method. तो direct coding या direct substitution का क्या मतलब होता है? यहाँ पर आपका as such कोई rearrangement नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपका कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, यहाँ पर बेसिकली अल्फ़ाबेट्स को रैंडमली कोई दूसरे अल्फ़ाबेट्स असाइन करे जाते हैं, राइट। मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप थर्ड एग्जाम्पल देखिए, in a code language, if sugar is coded as PKLTN and T is coded as QGT, how would you code great in the same code language, right? तो अब आप यहाँ पर देखिए शुगर को उन्होंने यहाँ पर कोड कर दिया PKLTN, राइट। तो ये जो शुगर को उन्होंने PKLTN से कोड किया है इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें बस उन्होंने क्या किया, S को उन्होंने रिप्लेस कर दिया P से, U को उन्होंने असाइन कर दिया K, G को उन्होंने असाइन कर दिया L, A को उन्होंने असाइन कर दिया T और R को उन्होंने बोल दिया N, और T जो है T को उन्होंने बोल दिया Q G T। नाउ हाउ वुड यू आइडेंटिफाई कि भाई ये डायरेक्ट कोडिंग या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है। आप यहाँ पर देखो शुगर और टी के कोड्स आपको दिए गए, तो शुगर और टी में जो ए आपका है, ए इज कॉमन, ठीक है। तो शुगर में ए को उन्होंने कैसे रिप्लेस किया है, शुगर में उन्होंने ए को जो है उसको रिप्लेस किया हुआ है विथ टी। सिमिलरली जो TEAT है उसमें भी उन्होंने अल्फाबेट ए को जो है वो किससे रिप्लेस किया हुआ है, टी से रिप्लेस किया हुआ है, राइट। सो दिस इज गुड इनफ अ प्रूफ दैट ये एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन या डायरेक्ट कोडिंग का सवाल है। तो SUGAR के आप ये अल्फाबेट्स के आपको कोड पता है और TEA अल्फाबेट के आपको कोड्स पता हैं। तो अब उन्होंने पूछा कि भाई ग्रेट को आप कैसे कोड करोगे, तो GREAT। तो अब आप यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि शुगर में G को उन्होंने किससे रिप्लेस किया है, शुगर में G को उन्होंने रिप्लेस किया है L से, तो ग्रेट में भी G जो है दैट वुड बी रिप्लेस्ड बाय L। सिमिलरली शुगर में R जो है दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय N, राइट। तो यहां पर आप देखोगे R जो है R भी रिप्लेस यहां पर हो जाएगा N से। E, नाउ E जो है आप T से आइडेंटिफाई कर सकते हो, TEAT से। तो T में E हैज बीन रिप्लेस्ड बाय G, तो यहाँ पर E भी जो है दैट वुड बी रिप्लेस्ड बाय G। एंड शुगर में आप देखिए A को जो है उन्होंने रिप्लेस किया है T से, तो ग्रेट में भी A जो है वो T से रिप्लेस हो जाएगा, और TEAT में उन्होंने T अल्फ़ाबेट को रिप्लेस किया है Q से, तो यहाँ पर भी मैं T को रिप्लेस कर दूंगा Q से। नो लॉजिक, बस जो रैंडमली अल्फ़ाबेट्स असाइन हुए थे उन्हीं को मैंने उससे रिप्लेस कर दिया। सो माय आंसर बिकम्स LNGTQ। LNGTQ, I mark C as my answer, right? So I hope this concept of direct coding and direct substitution is very clear कि यहाँ पर कोई भी आपकी ऐसी लॉजिक नहीं लग रही है, रैंडमली जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको दूसरे अल्फ़ाबेट्स को असाइन कर दिया जा रहा है, राइट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिफरेंट टाइप, द टाइप 3 एंड द टाइप 4. Now type 3 is the most commonly used coding technique which we see in these entrance exams, and type 3 says coding by rule. तो कोडिंग बाय रूल का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट या कोई ना कोई फॉर्मूला या कोई ना कोई शिफ्टिंग यूज़ करके, इनफैक्ट तो अगर उसको मैंने ब्रॉड टर्म्स में कह दिया है रूल, किसी ना किसी रूल को फॉलो करके
टेम्पल को या किसी भी वर्ड को आपको कोड किया जाता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल 4 देखते हैं। तो एग्जाम्पल 4 क्या बोल रहा है, इफ टेम्पल इज कोडेड एज VHQURL। तो टेम्पल का कोड उन्होंने VHQURL दिया गया है, तो चर्च का क्या कोड होगा। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है एंड वेदर वी आर एबल टू आइडेंटिफाई एनी पैटर्न और नॉट। तो मैं इसको साइड बाय ऊपर नीचे ऐसे लिख लेता हूँ, टेम्पल हैज बीन कोडेड बाय VHQURL, राइट। तो T को उन्होंने V से रिप्लेस कर दिया है और E को उन्होंने H से रिप्लेस कर दिया है, M को Q से लाइकवाइज। अब इसमें आपको पैटर्न ढूंढना है, तो आप देखिए आप कैसे पैटर्न ढूंढेंगे। T के बाद आपका अल्फ़ाबेट सीरीज में, अगर मैं अल्फ़ाबेट्स की बात करूं तो T के बाद क्या आता है, U आता है, लेकिन T के बाद U ना करके उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया है, V कर दिया है। सो इन अ वे व्हाट आई कैन से इज कि T और V के बीच में जो U होता है उस U को उन्होंने स्किप कर दिया है। सो आई कैन से दैट दे हैव स्किप्ड वन अल्फाबेट एंड आई विल डिनोट दिस स्किपिंग बाय +1। तो +1 का मतलब क्या होता है, +1 का मतलब मैंने यहाँ पर ये बोला है कि भाई +1 का मतलब ये है कि भाई आपने इसको इसके बीच में जो एक अल्फाबेट था उसको आपने स्किप कर दिया है, राइट। जनरली अगर आप नंबर की पोजीशन वैल्यूज से जाएंगे तो आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायग्राम में देख सकते हैं टुवर्ड्स राइट हैंड साइड टी जो है टी की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 20 है और V की जो प्लेस वैल्यू है वो 22 है, ठीक। तो आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे तो +1 नहीं आना है, यहाँ पे तो +2 आना है, ठीक। तो आप भी गलत नहीं हो। यहाँ पर मैंने जो कन्वेंशन अप्लाई करी है वो ये है कि +1 का मतलब है कि बीच में एक अल्फ़ाबेट मिसिंग है, राइट। आप चाहो तो आप उसको +2 भी लिख सकते हो, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, राइट। फिर E, अब E के बाद F और G दो अल्फ़ाबेट्स मिसिंग हैं और उसके बाद उन्होंने जो है उसको रिप्लेस कर दिया है H से, राइट। कैन यू सी, सो E हैज बीन रिप्लेस विथ H, तो F और G बीच में जो है उन्होंने दो अल्फ़ाबेट्स मिस कर दिया। अब आपको ये पैटर्न निकलता हुआ नजर आ रहा होगा, राइट। अब आप क्या पैटर्न देख सकते हो कि भाई उन्होंने जो पहला अल्फ़ाबेट था उसके बाद उन्होंने एक अल्फ़ाबेट मिस किया एंड दे केम ऑन टू द नेक्स्ट अल्फ़ाबेट। उसके बाद जो दूसरा अल्फ़ाबेट था E, उसके बाद उन्होंने सब्सिक्वेंटली जो कॉन्सेक्यूटिवली दो अल्फ़ाबेट्स थे वो उन्होंने स्किप कर दिए और उसके बाद वो काय पे आ गए, H पे आ गए। तो अब मैं ट्राई करके देखता हूँ इसी लॉजिक से थर्ड अल्फ़ाबेट। तो थर्ड अल्फ़ाबेट क्या है मेरा टेम्पल में, M। तो M के बाद मैं 3 अल्फ़ाबेट्स कॉन्सेक्यूटिव जो उसके बाद आते हैं वो स्किप कर देता हूँ। तो M N O P, तो मैंने 3 अल्फ़ाबेट स्किप कर दिए N O P और उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, Q, जो कि मैच कर रहा है कोड से। तो ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली अल्फ़ाबेट्स स्किप करके और फिर अपना कोड बना रहे हैं। तो P के बाद फिर कितने अल्फ़ाबेट स्किप होंगे, आपके 4 अल्फ़ाबेट्स स्किप हो जाएंगे। L के बाद आपके 5 अल्फ़ाबेट्स स्किप होंगे और E के बाद आपके 6 अल्फ़ाबेट्स स्किप होंगे एंड यू गेट योर सब्सिक्वेंट कोड। तो ये एक रूल आ गया। क्या रूल आ गया, रूल ये हो गया कि भाई फर्स्ट अल्फ़ाबेट में कॉन्सेक्यूटिव 1 अल्फ़ाबेट स्किप कर दो, सेकेंड अल्फ़ाबेट के लिए कॉन्सेक्यूटिव 2 अल्फ़ाबेट स्किप कर दो, थर्ड अल्फ़ाबेट के लिए कॉन्सेक्यूटिव 3 अल्फ़ाबेट स्किप कर दो एंड सो ऑन, राइट। तो अब अगर इस रूल से टेम्पल का कोड VHQURL आ रहा है तो फिर चर्च का कोड क्या आएगा, नाउ CHURCH, ओके। सो अब यहाँ पर मैं वही लॉजिक फॉलो करता हूँ। तो C के बाद मैं एक अल्फ़ाबेट जो है एक अल्फ़ाबेट स्किप कर देता हूँ। तो C के बाद आता है D, तो मैं उस D को स्किप कर देता हूँ और मैं नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लिखता हूँ, दैट इज नथिंग बट E। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर नाउ। और फिर H जो है
H के बाद मैं 2 अल्फ़ाबेट्स जो हैं स्किप कर दूंगा। तो H के बाद मैंने 2 अल्फ़ाबेट्स स्किप कर दिए, I एंड J, और उसके बाद मैं आ गया K पे, राइट। फिर U में मैं 3 अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो स्किप कर दूंगा। तो U के बाद V W X, राइट। सो U V W X मैंने 3 अल्फ़ाबेट स्किप कर दिए, और उसके बाद यहाँ पर U के बाद V W X, हाँ, स्किप करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, Y, राइट। तो R के बाद मैं 4 अल्फ़ाबेट स्किप कर दूंगा। तो R के बाद मैंने 4 अल्फ़ाबेट स्किप कर दिए, तो S T U V मैंने ये 4 अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो स्किप कर दिए, एंड अब मेरे पास क्या आ जाएगा, W। फिर C के बाद मैं 5 अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो स्किप कर दूंगा। तो D E F G H, और मेरे पास आ जाएगा I, 5 अल्फ़ाबेट स्किप करने के बाद। और H के बाद मैं 6 अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो स्किप कर दूंगा। तो H के बाद मैं स्किप करूंगा I J K L M N, and then I will be left with O, right. So in this manner church will be coded as EKY WIO. So I will mark A as my answer, right. तो इसमें आपको रूल जो है, इसमें आपको रूल आइडेंटिफाई करना है कि किस रूल से कोडिंग जो है वो हो रही है। अब इसी का जो 5th एग्जाम्पल है, आप देखिए 5th एग्जाम्पल देखते हैं, लेट अस ट्राई एंड आइडेंटिफाई द रूल। In a certain code language, beat is written as Y, V, Z and G. Then what will be the code for mild? ठीक है, तो बीट का कोड उन्होंने दे दिया है और आपको पता करना है माइल्ड का कोड, राइट। तो नाउ यू कैन सी ओवर हियर, आप इनिशियली देखोगे तो B is being replaced by Y, E is being replaced by V, A is being replaced by Z, राइट। तो आपको एज सच कोई लॉजिक जो है वो समझ में नहीं आएगी, राइट। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे तो कुछ शिफ्टिंग नहीं हो रही है। आप इनकी प्लेस वैल्यूज भी लिख के देखोगे, आपको लगेगा कुछ भी नहीं हो रहा है। देन व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? सी, आइडेंटिफाई दिस बी एंड ए को जरा आप ऑब्जर्व करिए तो आपको शायद समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। बी को वो वाई से रिप्लेस कर रहे हैं एंड ए को जो है वो जेड से रिप्लेस कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। सो व्हाट इज हैपनिंग? ए इज द फर्स्ट अल्फाबेट in your alphabet series and Z is your first alphabet from last. Similarly, आप यहाँ पर देखिए B is your second alphabet from the beginning, right? And B is being replaced by Y, and Y is nothing but your second alphabet from the last या from the end. तो यहाँ पर अब आप समझ पा रहे हो कि कैसी कोडिंग हो रही है। अब यहाँ पर मैं इसको वेरीफाई भी कर लेता हूँ। वेरीफाई कैसे करूँगा? अब यहाँ देखो ई जो है, ई इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय वी। ई इज द फिफ्थ अल्फाबेट फ्रॉम द बिगनिंग। तो अब मैं फिफ्थ अल्फाबेट फ्रॉम द एंड देख लूँ क्या होता है। तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू एंड वी। तो वी इज द फिफ्थ अल्फाबेट फ्रॉम द एंड। तो वो बेसिकली कर क्या रहे हैं कि जो भी आपका अल्फाबेट पोजीशन है फ्रॉम द बिगनिंग, उसको वो रिप्लेस कर दे रहे हैं विथ एन अल्फाबेट जिसका सेम पोजीशन है फ्रॉम द एंड। सो हाउ विल यू कोड माइल्ड? MILD। माइल्ड को आप कैसे कोड करोगे? बहुत सिंपल। M को आप देखिए, M जो है, M इज द 13th अल्फाबेट फ्रॉम द बिगनिंग। So you try and identify the 13th alphabet from the end. So 13th alphabet from the end is nothing but N. Similarly, I जो है, I आपका क्या नंबर का अल्फाबेट है? I is your 9th alphabet. I is your 9th alphabet from the beginning. So
the ninth alphabet from the end would be nothing but R. Then you have L. L is the 12th alphabet from the beginning, so replace it with 12th alphabet from the end. So 12th alphabet from the end is nothing but O. And last में D आपके पास आता है, तो D is your 4th alphabet from the beginning. तो 4th alphabet from the end is nothing but W. So your answer becomes NROW. I will mark D as my answer. Right? तो यहाँ पे क्या रूल हुआ? यहाँ पे रूल उन्होंने ये आइडेंटिफाई आपको करना ज़रूरी था कि जो अल्फ़ाबेट का पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग आ रहा है दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय एन अल्फ़ाबेट जिसकी सेम पोजीशन है फ्रॉम द एंड. राइट? नाउ लेट्स कम डाउन टू द टाइप 4 क्वेश्चंस. तो टाइप 4 क्वेश्चंस आपके कैसे होते हैं? कोडिंग बाय सम ऑफ प्लेस वैल्यूज. ये बहुत ही कॉमनली देखे गए हैं सिम्बायोसिस एंट्रेंस एग्जाम्स में और क्लैट में भी, तो ये बहुत कॉमन है एंड दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस एज वेल. सो लेट्स सी, एज द नेम सजेस्ट, आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट यू नीड टू डू. सो एग्जाम्पल 6 में आप देखो, इफ E इज इक्वल्स टू 5, पेन इज इक्वल्स टू 35, देन पेज इज इक्वल्स टू व्हाट? नाउ E इज इक्वल्स टू 5 तो आपको लगेगा हाँ भाई ये तो प्लेस वैल्यू की बात कर रहा है, बट जब आप ये देखो यहाँ पर पेन इज इक्वल्स टू 35. नाउ पेन इज इक्वल्स टू 35, E इज इक्वल्स टू 5 बट पेन इज इक्वल्स टू 35. तो ये पेन इज इक्वल्स टू 35 कैसे हो रहा है? बहुत सिंपल तरीका है, PEN. आप सबकी प्लेस वैल्यूज लिख लीजिए. तो P की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? P की प्लेस वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पे 16, E की प्लेस वैल्यू आपकी हो गई 5 और N की प्लेस वैल्यू आपने लिख दी यहाँ पर 14. और इनकी प्लेस वैल्यूज को अब आप क्या करिए, अब इनकी प्लेस वैल्यूज को आप ऐड करके देखिए क्या आ रहा है. तो प्लेस वैल्यूज को जब आप ऐड करोगे और आप देखोगे, सो यू विल गेट योर आंसर एज 35. राइट? सो now I am sure you will be easily be able to identify the code for page. तो पेज में आपको क्या करना है? पेज में आपको सिंपली प्लेस वैल्यूज लिखनी है. तो P की प्लेस वैल्यू हो गई 1, A की आपकी प्लेस वैल्यू P की प्लेस वैल्यू हो गई है 16, A की प्लेस वैल्यू आपकी हो गई 1, G की प्लेस वैल्यू जो है वो आपकी हो गई है 7 और E की प्लेस वैल्यू आपकी हो गई है 5. राइट? And now what you need to do is you simply need to add these place values. Right? So 16 plus 1 gives 17, 17 plus 7 will give you 24, 24 and 5 will give you 29. Right? So I'll mark C as my answer. So I hope this coding by sum of place values is very clear. अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक सिंपली सम कर रहे हैं, कभी कभी दे मे गो अ बिट फर्दर. आई टेल यू व्हाई. अब अगर मान लीजिए इसी प्रॉब्लम का एक वेरिएशन मैं देखता हूँ, लेट्स टेक अ सेकंड वेरिएशन, कि यहाँ पर उन्होंने बोला है कि E इज इक्वल्स टू 5 बट नाउ दे से दैट पेन इज नॉट इक्वल टू 35. सपोज क्वेश्चन में अगर आपको ये दिया गया है कि पेन इज इक्वल्स टू 105, जस्ट इन केस अगर आपको दिया गया पेन इज इक्वल्स टू 105, तो अब जो है, तो अब आप बताइए कि पेज का जो है, पेज का क्या कोड रहेगा. राइट? नाउ यू कैन सी ओवर हियर, इन्होंने प्लेस वैल्यूज का सम सिंपली नहीं लिया है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे. नाउ जैसा कि मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस में देयर कैन बी हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ वेरिएशन. तो यहाँ पर एक वेरिएशन हो रहा है. क्या वेरिएशन हो रहा है? आई विल टेल यू. अभी भी वो प्लेस वैल्यूज का सम ही ले रहे हैं. तो PEN का जो आपका प्लेस वैल्यूज का सम आया था, जो कि आपका 16 प्लस 5 प्लस 14 विच इज नथिंग बट 35, ये तो आ गया आपका. राइट? बट आफ्टर टेकिंग द सम, नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर मल्टीप्लाइंग इट विद द नंबर ऑफ अल्फाबेट्स that are there in pen.
तो पेन में आपके कितने अल्फाबेट्स हैं? पेन में आपके 3 अल्फाबेट्स हैं। तो उन्होंने क्या किया, सम ऑफ वैल्यूज ले लिया। सम ऑफ प्लेस वैल्यूज के बाद दे मल्टीप्लाइड इट विथ 3। ठीक है, तो 35 इंटू 3 दैट इज गोइंग टू गिव मी नथिंग बट 105। ठीक है, सो अब आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है ये क्वेश्चन रहता है कि सर हमको सपना कैसे आएगा कि ये ऐसे सॉल्व होगा, राइट? सो द वेरी सिंपल आंसर इज, once you start solving n number of questions, then you will see the kind of variations these questions carry. और जब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, ये लॉजिक देखी होगी, ये रूल्स देखे होंगे, तब आपको सपना जो है वो आने लगेगा, राइट? सो द की टू सॉल्विंग एनी एक्सरसाइज या टू मास्टर एनी पर्टिकुलर टॉपिक, लॉजिकल रीजनिंग का हो या मैथमेटिक्स का हो, इज टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, राइट? तो पेन में उन्होंने सम ऑफ वैल्यूज ले लिया मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ अल्फाबेट्स जो कि पेन में थे। तो पेन इज कंसिस्ट ऑफ 3 अल्फाबेट्स, तो टाइम्स उन्होंने क्या कर दिया 3। तो पेज में भी आपको क्या करना पड़ेगा, द सेम थिंग। तो पेज में जो आपका सम ऑफ वैल्यूज मैं पहले ले चुका हूँ, हमारा प्रीवियस आंसर आया था, तो सम ऑफ वैल्यूज कितना आया 29। और इस 29 को अब आप क्या कर दोगे पेज में, क्योंकि 4 अल्फाबेट्स हैं, तो इसको आप कर दोगे 29 मल्टीप्लाइड बाय 4 and you will get your answer. So what is 29 times 4? I get 4 9s are 36 carried over 3 and I get 2 4s are 8 plus 3 that is 116. ठीक, तो बहुत सारे वेरिएशंस जो हैं इन प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ अल्फाबेट्स से हमेशा मल्टीप्लाई करें, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स से उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। सो यू नीड टू लुक आउट फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ वेरिएशंस। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 5th टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग प्रॉब्लम्स। And the 5th type of coding decoding problems, these are very interesting problems and सबसे ज़्यादा गलतियाँ भी इसी में होती हैं, राइट? ये होते हैं कोडेड लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे कोडेड लैंग्वेज प्रॉब्लम्स का क्या मतलब है, यहाँ पर बेसिकली आपको एक इमेजिनरी लैंग्वेज दे दी गई है और उस इमेजिनरी लैंग्वेज में आपको उसका कुछ ट्रांसलेशन दे दिया गया है एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई द वर्ड्स। So let's look at example 7. So example 7 आप पढ़ें तो यहाँ पर क्या बोलता है, in a certain language sun shines brightly is written as ba lo sul. तो ये उन्होंने बोल दिया कि एक लैंग्वेज है सन शाइन्स ब्राइटली है, उसका जो एक उसका ट्रांसलेशन जो आ रहा है वो आ रहा है बा लो सुल। फिर दे हैव गिवन अनदर सेंटेंस, हाउसेस आर ब्राइटली लिट are is quoted as Kado Ula Ariba and light comes from sun as Dopi Kup Lo Nro. Now what code words are written for sun and brightly, right? तो अब इसमें यहाँ पर आप देखिए राइट हैंड साइड पे मैंने इसको जो है और सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। तो सन शाइन्स ब्राइटली का कोड उसके सामने मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फिर हाउसेज आर ब्राइटली लिट का कोड आप सामने देख सकते हो एंड लाइट कम्स फ्रॉम सन का आपको यहाँ पर कोड दिख सकता है, राइट? सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है, सबसे कॉमन मिस्टेक जो इन प्रॉब्लम्स में होती है, सन शाइन्स ब्राइटली का अगर कोड दिया गया है बालो सुल, तो सबसे कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि सन का कोड मान लेते हैं बा को, शाइन्स का कोड मान लेते हैं लो को और ब्राइटली का कोड मान लेते हैं सुल को। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये डायरेक्ट कोडिंग जैसा नहीं है, राइट? और ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये डायरेक्ट कोडिंग जैसा नहीं है, आई विल टेल यू हाउ। सो जस्ट लुक ओवर हियर, आइडेंटिफाई 2 सेंटेंसेस विद अ कॉमन वर्ड। ठीक है, तो मैं शुरू के 2 सेंटेंसेस लेता हूं। तो शुरू के 2 सेंटेंसेस में मैं ले रहा हूं सन शाइन्स ब्राइटली एंड हाउसेज आर ब्राइटली लिट। अब आप इसमें देखो कि कौन सा वर्ड कॉमन है।
तो सन शाइन्स ब्राइटली एंड हाउसेज आर ब्राइटली लिट में आपका कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है? ब्राइटली। तो अगर ब्राइटली एक कॉमन वर्ड मेरे को आया है तो कोड भी इनका कॉमन रहेगा, राइट? तो अब आप इन दोनों सेंटेंसेस के कोड को देखिए, बा लो सुल एंड काडो ऊला आरी बा। तो ये दोनों में कॉमन क्या आया? कॉमन आपका आया बा, राइट? सो दिस इज हाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई। तो दोनों सेंटेंसेस में वर्ड कौन सा कॉमन था? ब्राइटली। तो ब्राइटली का कोड भी कॉमन होगा। तो ब्राइटली का कोड क्या आ गया यहाँ पे? ब्राइटली का कोड आ गया यहाँ पे बा, राइट? नाउ similarly let's take a look at the next two sentences. So what about the next two sentences? Houses are brightly lit, light comes from sun. अब आप यहाँ पर देख लो, houses are brightly lit and light comes from sun. इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या वर्ड? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर इन दोनों में कोई वर्ड कॉमन नहीं है तो इनका कोड भी आपका कॉमन नहीं होगा। So you need to identify those sentences जिनमें आपका common word रहे. Now let us look at the first and the third sentence. तो first sentence हो गया sun shines brightly and third sentence हो गया light comes from sun. Are you getting this? So sun shines brightly and light comes from sun. इसमें common आपके पास क्या आ गया? इसमें आपके पास common आ गया sun. तो इनका कोड में भी कॉमन आपके पास क्या आएगा? सन का कोड ही कॉमन आएगा। तो फर्स्ट और थर्ड कोड्स को देखिए। तो फर्स्ट और थर्ड कोड्स में आप देखेंगे आपके पास आ गया लो, जो है लो एक कॉमन कोड आ गया। एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू नीड टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो अब मेरे को समझ में आ गया कि सन का कोड जो है वो हो गया है लो, ब्राइटली का जो है वो कोड क्या हो गया? बा। तो मैं यहाँ पर क्या मार्क कर दूंगा? what will be what code words are written for sun and brightly? तो sun का आ गया है लो, brightly का बा, तो लो बा becomes my answer. C ऑप्शन में मार्क कर दूंगा, राइट? तो ये वैसे तो बहुत सिंपल है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें आप कैसे मैच करके और कोड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक? Let us take the next example. So if in a certain language oca peru means fine cloth, meta lisa means clear water and donna lisa peru means fine clear weather, which word in that language means weather? तो अब आप देखिए मैंने राइट हैंड साइड पे फिर जो है सेंटेंसेस और उनके कोड्स को लिख दिया है। एंड नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई the code for weather, right? So let's take the first and the third sentence. तो first sentence है आपका fine cloth and the third sentence is fine clear weather. तो common आपके पास क्या आ गया? आपके पास common आपके पास आ गया fine, और ये जो आपका fine आया तो similarly आपका कोड जो है, कोड में भी fine का ही कोड कॉमन आएगा। तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है? पेरू, क्लियर? तो फाइन का मेरे पास कोड आ गया, दैट इज नथिंग बट पेरू। एंड नाउ लेट अस टेक द सेकंड एंड द थर्ड सेंटेंस। तो सेकंड है आपका क्लियर वाटर और थर्ड है आपका फाइन क्लियर वेदर। तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है आपका क्लियर। तो क्लियर का कोड भी आपका क्या आ जाएगा? सेकंड और थर्ड के कोड्स को देखें तो सेकंड और थर्ड के कोड्स में आपके पास लीसा जो है वो कॉमन है। तो क्लियर का आपके पास कोड क्या आ गया? लीसा। तो फाइन का कोड आ गया पेरू, क्लियर का कोड आ गया लीसा। तो वेदर का कोड मेरे पास एक ही बचता है एंड दैट इज नथिंग बट डोना। तो वेदर का कोड इज डोना। आई विल मार्क D as my answer. So I hope this explanation of coding and decoding is very clear to all of you. And जैसा कि मैं आपको बार बार बताया है कि इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आ सकते हैं। आपको पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक बहुत इजी है,
you solve as many questions as possible, and then you will be able to identify the pattern. So you continue with the exercises of coding and decoding, and I wish you all the best with this topic. Thank you.